मेरा नाम चंद्रकांता दांगी है। मैं गृहिणी और लेखिका हूँ। मुझे अपनी लिखी कहानी आप सबों को सुनाना पसंद है। मैं अपने अनुभवों और संस्मरणों को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरी किताब बयार प्रकाशित हो चुकी है। आज की मेरी संस्मरण ऐसी सदियों पुरानी परंपरा पे आधारित है जो लुप्त हो चुके हैं, फिर भी स्थानीय लोग उसे निभाते हैं और आनंद उठाते हैं। यह संस्मरण बिहार के गया शहर से कुछ दूरी पर स्थित कौआ डोल या कहें तो बराबर पहाड़ की है। हम लोग गया से कौआ डोल पहाड़ जाने के लिए रवाना हुए। बताया गया था कि वहां जाने के लिए 4 घंटे की यात्रा करनी होगी। फिर भी यात्रा से हम लोग खुश थे, क्योंकि पहाड़ के निकट ही हमारे रिश्तेदार का घर था और वे लोग खाने पीने की व्यवस्था भी करने वाले थे। इसलिए चिंता मुक्त यात्रा पर हम लोग निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता काफी खराब था, इतना खराब कि हमारी गाड़ी हिचकोले खाने लगी। उठापटक से पेट में दर्द सा होने लगा, पर थोड़ी विलंब से ही यात्रा पूरी हो गई। हम लोग रिश्तेदार के घर पहुंचे तो पता चला कि वे लोग पहले ही पहाड़ी के नीचे पहुंच चुके हैं, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था वहीं की गई थी। धान के खेतों के बीच कुछ गन्ने की खेत भी थे। कुछ किसान अपने गन्ने के पेराई कर उससे रस निकाल रहे थे। उन लोगों को पता चला कि हम गांव के मेहमान हैं, तो बाल्टी भर गन्ने का रस पकड़ा गए। हम लोग रस पीते पीते आगे चल पड़े। बहुत ही मस्त वातावरण थे। खेतों की हरियाली, ठंडी की गुनगुनी धूप और गन्ने की मिठास, जिसे मन पहले ही थई थई हो चुका था। और जब पहाड़ की तराई में पहुंचे तो वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। ऊंची ऊंची पहाड़ की श्रृंखलाएं दूर तक फैली हुई थी। पहाड़ के शीर्ष पर भगवान भोले का मंदिर था, जहाँ तक पहुँचने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई थी। हम लोग एक दूसरे से मिले जुले प्रणाम पाती हुई तो पहाड़ भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहाड़ की ऊंचाई से देखने पर खेत और आसपास कुछ गांव दिख रहे थे। मन में एक प्रश्न उठा, इन मैदानी इलाकों के बीच में ये पहाड़ कैसे उत्पन्न हो गए होंगे। तो समझ आया, शायद लोग पुष्ट दर पुष्ट पहाड़ को काटते गए और मैदान का निर्माण होता गया। हमारे मेजमान भोजन की व्यवस्था में व्यस्त हो गए और हम लोग पहाड़ भ्रमण पर निकल पड़े। कुछ ऊंचाई पर चढ़ने के बाद एक नई नवेली जोड़े को अपने से आगे जाते हुए देखा। उनकी पहनावे को देखकर लग रहा था जैसे उनकी आज ही ब्याह हुई थी। तब मैं सोचने लगी, आज ही की आज बनी दुल्हन पहाड़ी पर क्यों आई होगी। मैं तेज चढ़ती हुई उनके पास पहुंच गई और दूल्हे से पूछा, ए बबुआ, नए जोड़े को पहाड़ पर चढ़ने की कोई रीत है क्या। तब लड़के ने हंसते हुए कहा, ना दीदी, ऐसी कोई रीत ना है, ये तो हम अपने घर जा रहे हैं। तब मैं बोली, अच्छा, तो चलो तनिक बैठ के कुछ बातें कर लेते हैं। तब हम लोग चट्टानों पर पास पास बैठ गए। तब मेरा प्रश्न था, तुम्हारी आज ही ब्याह हुई है और पहाड़ों पर आ गए हो, पर यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रही। तब दूल्हा बोला, देखो दीदी, पहाड़ की उस पार जिधर से हम लोग आ रहे हैं उधर मेरा ससुराल है और पहाड़ के दूसरी ओर मेरा घर, यानी कि इधर से चढ़ो और उधर से उतर कर पहुंच जाओ घर। मैंने कहा, भाई, आज ही तुम्हारी ब्याह हुई है तो साथ में बर बराती आजन बाजन तो होते ही है ना। आखिर सिर्फ लड़के लड़की के ब्याह अकेले तो नहीं कर दिए जाते। दूल्हा, दीदी, सारे आए थे, पर वे लोग अपनी चाल से कब का घर पहुंच गए, ये तो हम ही इसके साथ पिछड़ गए हैं। तब मैंने उसके प्यार भरे रोष पर मजे लेते हुए कहा, जानते हो, दूर से तुम्हारी कन्या यानी कि दुल्हन ऐसी दिख रही थी। काली काली पत्थरा में लाली रे दुल्हनिया, कटुआ में उलझी भोली भाली रे दुल्हनिया। वो मेरा गाना सुनकर ताली बजा के हंसकर कहने लगा, ये गीत तो हमारी गांव में खूब बजती रही लाउड स्पीकर में। और उसके साथ हम दोनों भी हंस पड़े। तब मैंने दुल्हन के साड़ी में फंसी चिड़चिड़ी के कांटों को निकाल के उसके हथेली पर रखा तो कहने लगा, दीदी, ये पत्थर और कांटे ही तो हमारी जीवन है। तब मैंने कहा, तभी तो नई नवेली के आंचल कांटों से बिंधे हैं और दूल्हे के पांव पत्थरों से लहूलुहान। भगवान तुम लोग को पत्थरों और कांटों से मुकाबला करने की हिम्मत दे। कहती हुई मैं नीचे उतर आई। पर नीचे एक और पुरातन संस्कृति हमारी इंतजार कर रहे थे। नीचे चारों ओर ग्रेनाइट के काले काले पत्थर फैले हुए थे।
कुछ पत्थर तो थाली जैसे समतल और चिकने थे। जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में हमें कई गुफाएं भी दिखे थे जो काले और अंधेरे में डूबे हुए थे। यहाँ के लोग बताते हैं कि कभी किसी काल में सन्यासी बाबा इन गुफाओं में बैठकर साधना किया करते थे और उनके ओम की ध्वनि से पूरा पहाड़ गूंजा करता था। हमारे मेजबान अभी भी व्यस्त थे। उन्होंने हमें देखा तब मैं एक चट्टान पर बैठकर उनके क्रियाकलापों को समझने लगी। वे लोग एक छोटे से कुएं से पानी भर के ला रहे थे और कुछ समतल चट्टानों को धो रहे थे। जब वे धुलकर साफ हो गए तो उसे साफ कपड़े से पोंछकर स्वच्छ किया गया। उसके बाद पत्थरों के ठीक बीचों बीच थोड़े थोड़े भात के ढेर बना लिए गए और भात के ढेरों के बीच से दबाकर कटोरी का रूप दे दिया गया। अब उस कटोरी में गाढ़ी दाल डाल दिए गए, कुछ इस तरह की चावल पूरी तरह से दाल से ढक जाए। किसी ने शुद्ध घी के डब्बे ले आए और उसे चावल के ढेर पर चम्मच से घी डाल दिए गए। अब ये सारी व्यवस्थाएं हो चुकी, तब कलछी से चावल के ढेर को 4 भागों में विभाजित किया गया और सभी भागों के पास सब्जी अचार रख दी गई। तब मुझे समझते देर न लगी कि ये लोग चट्टानों पर खाने की थाली सजा रहे थे। फिर सभी भागों के सामने एक एक जन बैठकर भोजन करने लगे, यानी कि एक चट्टान पर 4 लोग इकट्ठे खाना खा सकते थे। तब मुझे भी बुलावा आ गया, पर मैं थोड़ा असमंजस में थी। हालांकि उन्होंने चट्टान को काफी अच्छी तरह से धोया था, पर उसमें हल्की खरोंचें तो थी ही। पर मेजबान की तेज आग्रह पर मैं भी उस भोज्य में शामिल हो गई और अनमने से एक छोटा सा निवाला बनाकर मुंह में डाला। पर ये क्या, भोजन इतना स्वादिष्ट थे जो मेरी आत्मा तक उतरते चले गए। साधारण ढंग से बनाए गए दाल चावल में भला इतना स्वाद कैसे? उनकी वजह एक चट्टान थे। कारण चाहे जो भी हो, पर उस प्रकृति की थाल में परोसा गया भोजन में कुछ तो था जिसकी स्वाद आज भी मेरी मुंह में घुलने लगते हैं।